इस ट्रैवल सीरीज में कोई भी एपिसोड आपने मिस नहीं करनी है क्योंकि पिछली सारी एपिसोड्स आगे आने वाली एपिसोड से कनेक्टेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रैवल सीरीज। आई एम अनम जहरा एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। दिस इज एपिसोड 4 इन दिस सीरीज। वी आर हिटिंग द रोड ऑल द वे फ्रॉम कराची टू स्कर्दू। इट्स गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी, सो बकल अप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कान बंद हो रहे? अब मेरे बंद होने शुरू हो गए कान। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह गूगल मैप हमें शॉर्टकट के चक्कर में ले आया था ऑफ रोड। वो रास्ता थोड़ा खतरनाक तो था, लेकिन हाँ, इसका हमें एक फायदा भी हुआ। वो स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन कुछ तफसील से। इस्लामाबाद के बाद अब हम आ चुके थे हजारा एक्सप्रेसवे पे। कहते हैं कि रास्ते मंजिलों से ज्यादा अहम होते हैं, और जब बात हो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तो हर रास्ता एक अलग कहानी सुनाता है। ये आपको पता है क्या है शाम? ये लगाया जाता है लैंड स्लाइडिंग की वजह से। जहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है ना, उसके ऊपर ये लगा दिया। हजारा मोटरवे यानी M15 ये जाती है हसन अब्दाल से लेके थाकोट तक। और आपको पता है इस रोड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये टनल्स। पहले आता है शिमला हिल टनल, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है। पहाड़ों के बीच से गुजरती है टनल। जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो बाहर की लाइट तो मध्यम हो जाती है, लेकिन अंदर की लाइट्स और गाड़ी की लाइट्स की वजह से ये टनल्स बहुत जबरदस्त लगती हैं। टनल से निकलते ही जैसे ही रोशनी सामने आती है और एक खूबसूरत सा व्यू सामने आ जाता है, आई लव दैट मोमेंट। ये रास्ते देख के मैं ये सोच रही थी कि यार काश सारे पहाड़ी रास्ते ही ऐसे हो जाएं, क्योंकि हर साल इन पहाड़ी रास्तों पे जो एक्सीडेंट्स की खबरें आती हैं वो बहुत अफसोसनाक होती हैं। चले जी, तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अब हम जिस जगह रुके हैं गालिबन ये एक बस स्टॉप है। सामने नजर आता है एक होटल जिसका नाम है होटल 1, और इसके साथ ही काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हमने यहाँ स्टे किया। दीज आर द वॉशरूम, दिस इज द कंडीशन ऑफ द वॉशरूम्स। ओके, यू कैन यूज़ इट। इतना ना ज़्यादा गंदे हैं ना ज़्यादा साफ़ है, लेकिन ये कि काम चलाया जा सकता है। सो दीज आर द लेडीज़ वॉशरूम, और जेंट्स वॉशरूम इसके बराबर में है, और वो भी तकरीबन इसी तरह की वहाँ की भी हालत है। तो जी वॉशरूम हमने यूज़ कर लिया है। अब हम निकलते हैं आगे के सफ़र। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे वॉशरूम्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन गुजारे लायक होंगे। तो आपको ऐसे वॉशरूम्स कहाँ पे मिल जाएंगे, इसके अलावा आप खाना कहाँ खा सकते हैं रुक के, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ताकि जब आप अपना ट्रिप शुरू करते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आसानी हो, क्योंकि बच्चों के साथ जाहिर है आपको इन सब चीज़ों का पहले से पता होना ज़रूरी है। यहाँ मैंने अपने लिए मंगवा ली थी सौंफ, बिकॉज इफ़ यू ईट फेनल सीड्स व्हाइल ट्रैवलिंग इट कैन हेल्प यू विद मोशन सिकनेस, नोजिया, रिड्यूस ब्लॉटिंग एंड सूट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है मानसेरा टनल, और ये काफी लंबी टनल है। और जनाब अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं गूगल मैप के मुताबिक ये था एक शॉर्टकट। इन रास्तों पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गूगल मैप के शॉर्टकट्स पे भरोसा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मोटरवे पे, मेन रोड पे रहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में गूगल मैप को फॉलो करते हैं तो ये आपको लेकर आता है कच्चे रास्तों पे। दिन में तो ये रास्ते आपको फिर बेहतर लगेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर आप रात में जल्दी पहुंचने के चक्कर में कोई ऐसा शॉर्टकट लेते हैं ना, तो ये रास्ते आपको बहुत परेशान करेंगे। ये वाकई शॉर्टकट तो होते हैं, लेकिन ये रास्ते बहुत सुनसान होते हैं, इसीलिए इन रास्तों पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अच्छा, ये है कि जो हम रास्ते में यहाँ पे लोगों से पूछ रहे हैं तो लोग हमें बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जो कि आपको फील हो रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अगर आप इन एरियाज में बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा हो जाता है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जो बंदा ड्राइव कर रहा है ना, उसको स्ट्रेस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो सारी सिचुएशन में आपसे ज़्यादा टेंशन में होगा। इसलिए आप अपने आप को जितना रिलैक्स शो करेंगे उसकी हिम्मत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। ड्राइव मेरे हस्बैंड कर रहे थे और वो बहुत अच्छा और बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं, इसीलिए मैं उनको मशवरे कम से कम दे रही थी, खुद भी काम रहने की कोशिश कर रही थी और बच्चों को भी रिलैक्स कर रही थी। 1 घंटा हो चुका था और अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना किस तरह है। आई होप यू गाइज गॉट माई पॉइंट। सच थिंग्स कैन हैपन व्हाइल ट्रैवलिंग, सो इट्स बेस्ट टू रिमेन काम। तो फाइनली इस शॉर्टकट के चक्कर में 2 से ढाई घंटे इधर उधर भटकने के बाद हम आ गए थे बालाकोट रोड पे। हमने शुक्र अदा किया और सुकून का सांस लिया। और जनाब, बालाकोट तो हम पहुंच गए थे, लेकिन हम में से किसी को भी ये नहीं पता था कि आगे जाके हमें इससे बड़े चैलेंज का सामना करना है। फाइनली कराची से इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब ये पहाड़ नजर आए और लगा है कि अब मंजिल करीब आ गई है ना, तो उफ, दिल को जो सुकून मिला है ना। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, कब तक साथ
जहर के एक फ्रेंड के रेफरेंस से हम रुके थे इस रिजॉर्ट पे ताकि हम जान सकें आगे की सूरत हाल, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया था कि आगे कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ये हमें नहीं पता था। आगे जो भी ट्रैफिक जैम था इसका इनको भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ से सारा रोड क्लियर था। एक तो यहाँ पे नेटवर्क का इतना इशू होता है जिसकी वजह से ये भी इतने अपडेटेड नहीं थे, तो ये हमें सिचुएशन का इतना ज्यादा नहीं बता पाए। इसी रोड पे अब आ चुकी थी ये मार्केट, और किसी भी बाजार का मुझे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रीजन ये था कि मेरा फोन चार्ज नहीं था, पावर बैंक फुल चार्ज था, लेकिन कनेक्ट करने के लिए जो एक केबल होता है पावर बैंक का वो मेरे पास नहीं था। ये मैंने ले ली है खुबानी यहाँ से अपने लिए, और ये बच्चों के लिए केबल। तो जनाब मुझे यहाँ से मिल चुका था मेरा केबल, और मैंने यहाँ से फ्रूट्स भी ले लिए थे। ये जी हम पहुंच गए, अब हम किवाई की तरफ जा रहे हैं। अभी जो रास्ता पीछे था वो हम किवाई क्रॉस कर लिया, और अब पीछे जो रास्ता था वो था शोग्रान का, तो हमें वो वाला रूट नहीं लेना जाहिर है। ये जी ये देखिए कागान, नारान, ये सब अब बस थोड़ा ही मेरे ख्याल से डिस्टेंस है, इतना रास्ता तो नहीं है। अच्छा, नारान कागान का रास्ता ये है कि नारान कागान अब यहाँ से करीब है, लेकिन हमारा फिर भी अभी 76 किलोमीटर है ना, 76 किलोमीटर का भी हमारा है डिस्टेंस, और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे बाटाकुंडी। व्यूज हम एंजॉय कर रहे हैं, और क्या व्यूज हैं और क्या बात है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों से करनी है वो ये कि हम तो ये अपना ट्रिप जून में करके आ गए थे। हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया था, ना सिर्फ उन डेज का जिन डेज में हम ट्रैवल कर रहे थे, बल्कि उसके नेक्स्ट 10 डेज का भी हमने वेदर चेक किया था, गूगल किया था। प्लीज 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 मॉनसून सीजन में यहाँ आने से अवॉइड करें, वेदर लाजमी चेक करें। अभी हम इस जगह जो ट्रैफिक जैम में घंटों तक के लिए फंस चुके थे, इसकी रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है, लेकिन जो वेदर कंडीशंस हो जाती हैं यहाँ पे, जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ आने से पहले आपको इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। ड्यूरिंग मॉनसून सीजन क्लाउड बर्स्ट, उससे होने वाला फ्लडिंग का खतरा, या फिर बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, ये सब कुछ होना इन एरियाज में आम सी बात है। इंतहाई बदतरीन ट्रैफिक जैम है, समझो हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं कोई 3 बजे से, और अभी तक कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही है कि हम यहाँ से निकलें। और इस वक्त टाइम हो रहा होगा कोई 9 बजे का, तो अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी भी आगे हमें जाना है, मोहंड्री क्रॉस करना है, मोहंड्री के बाद फिर हमें बाटाकुंडी जाना है। और ये रहा मेरा छोटा मुन्ना और ये रहा मेरा एक और मुन्ना। भूख लगी है? हाँ कोई बात नहीं, खा लो, इधर आके बैठ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ। यार सीरियसली मैं अब इतना फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ ना, और मुझसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप खुद सोचें कि एक ऐसे टाइम पे कि जून जुलाई में जबकि लोग निकल रहे होते हैं घूमने फिरने के लिए, और ट्रैफिक इतना शदीद जैम है कि मैं परेशान हूँ कि अभी कौन से ब्रिज की मेंटेनेंस चल रही है। मतलब कि अभी ये कोई टाइम है कि जिसपे किसी ब्रिज को मेंटेन किया जाए। आपको अगर पता था कि जून जुलाई में इतने यहाँ पे लोग आते हैं विजिट करने के लिए, नारायण कागान घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आपको इससे पहले पहले कोई ना कोई इंतजाम करके रखना चाहिए था। यही सिस्टम है पाकिस्तान में कि जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बहुत कम होता जा रहा है, या हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी हमारे पास प्यारी लोकेशंस हैं, इतना जो है वो इतना खूबसूरत पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं आते घूमने के लिए। इसका रीज़न यही है कि यार आप जगह जगह पे देखें तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई किसी चीज़ को कोई मेंटेन करने वाला नहीं है। बस ये कि अल्लाह के हवाले और अल्लाह के हवाले चल रहा है सब कुछ मामला। होटल हमें यहाँ पे एक नज़र आया, लेकिन जाहिर है कि जैसी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो होटल के तो रेट्स बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी यहाँ पे यार, कि इतने सारे लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। यहाँ पे जितने लोकल्स थे, नीचे जितने घर बने हुए थे, सबने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। हमने खुद वहाँ पे जाके वॉशरूम्स यूज़ किए, और यार बहुत ज़्यादा हेल्प की थी वहाँ के लोगों ने। टूरिस्ट हजरात ने इंतहाई जहालत का सबूत दिया। अगर इस तरह का कोई ट्रैफिक जैम हो जाता है तो अपनी लेन में रहकर वेट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, लेन तोड़ के सबको आगे निकलने की जल्दी थी, और इसके नतीजे में वो जो ट्रैफिक जैम था वो और वर्स्ट हो चुका था। कोई 7 से 8 घंटे इस ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद अब हमें रास्ते में कुछ होटल्स नजर आए हैं। यार इंतहाई शदीद थकन हो रही है, लेकिन बस ये है कि हमें अभी कागान थोड़ी ही दूर है, लेकिन हमें यहाँ पर ये एक होटल नज़र आया है, तो ये कुछ ज़रा बेहतर लग रहा है।
तो हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लें। बच्चों को भी भूख लग रही है, सोना भी है, बहुत थक गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। अब हम पहुंच गए हैं कागान और हम स्टे करने वाले हैं इस होटल में। लेकिन ये पहले रूम्स चेक कर लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे हम। आई होप के रूम अच्छा हो। तो जी ये है हमारा रूम और हमें बहुत ही अच्छा और मुनासिब साफ़ सुथरा रूम मिल गया है। अच्छा जनाब, तो अपडेट ये है कि हम पहुंच गए हैं इस वक्त कागान, और कागान में आके हम स्टे कर रहे हैं इस होटल में। ठीक है, हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 5000 यहाँ पे चार्जेस हैं रूम के। और मैं आपको दिखाऊंगी पूरा होटल का रूम दिखाऊंगी, पूरा बाहर सिस्टम व्यू वो दिखाऊंगी। कागान में वैसे तो बहुत आपको मिल जाते हैं होटल्स, लेकिन ये कि मुनासिब हमें एक लगा ये यहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो काफी सारी फैमिलीज नजर आई, काफी सारे और होटल्स थे, वरना बीच में हमें जितने भी नजर आ रहे थे वो काफी सुनसान थे। तो मेरा नहीं ख्याल था कि वहां पे रुकना इतना बेहतर हो। तो अब जो अपडेट है वो मैं आपको सुबह दूंगी। इस वक्त आई एम रियली वेरी टायर्ड, आई नीड टू स्लीप, आई एम हंग्री। बहुत सारे मसले मसाइल जो एक साथ हो रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए जी, तो खाना खाते हैं। आ जाए ज़ू। चलिए जी, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये हमारे होटल से ये व्यू था ज़बरदस्त किस्म का। कागान में हमने स्टे किया हुआ है, ठीक है। और ये है होटल 99 हजवेरी होटल इसका नाम है। और वो उधर रूम था हमारा इस तरफ, इस वाली बिल्डिंग में, ठीक है। अच्छा, अगर गाड़ी का कोई मसला हो तो वर्कशॉप भी नीचे ही है, पार्किंग इधर प्रॉपर है। इसके अलावा रूम भी बहुत मुनासिब था, तो अगर आप आएँ तो फिर स्टे यहाँ पे आप लोग भी कर सकते हैं। ये जीन्स मैंने कल वाली पहनी और मैंने बस शर्ट अपनी चेंज कर ली है। तो इसी तरह से काम चलाना है, आपको शर्ट्स बहुत सारी रख लेनी है ताकि आप उसको अलग अलग जीन्स को आप अलग अलग शर्ट्स के साथ पेयर कर लें। इसी तरह से ये होगा कि यार पैकिंग में भी आपकी कम चीज़ें होंगी, वरना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सामान लेके चलना पड़ेगा। चलें जी, तो अब फाइनली हम हो रहे हैं रवाना। ये था हमारा होटल और ये रही हमारी गाड़ी और अब हम निकल रहे हैं। तो जनाब, अब हम जाएंगे नारान की तरफ। मेन नारान में हम थोड़ी देर भी नहीं रुकेंगे क्योंकि इस दौरान वो बहुत क्राउडेड होता है। गुड मॉर्निंग गेजू। और क्योंकि हमारा आगे का सफर काफी लंबा है तो हम नारान बाईपास पे थोड़ी देर रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। हम निकले थे बहुत जल्दी, बच्चे सो रहे थे, तो हमने बच्चों को इसी तरह से गाड़ी में लिटा दिया। तो इस वक्त हम गुजर रहे हैं शंकियारी टनल से और अब हम जाएंगे शंकियारी डैम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ता बहुत हसीन है, जगह जगह वाटरफॉल्स नजर आना शुरू हो गए हैं। अभी तक का हमारा ये पहला वाटरफॉल था जिसपे रुक के हमने पिक्चर्स ली है, थोड़ा सा पानी भरा है, बच्चों ने एंजॉय किया है। चारों तरफ थे सरसब्ज पहाड़ और बीच में ये खूबसूरत शंकियारी डैम। इससे पहले भी आए एक दो वाटरफॉल्स, लेकिन वहाँ पे रुकना हमने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि रश इतना ज्यादा था। इस तरह के पॉइंट्स पे हमारी फैमिली की यही कोशिश होती है कि हम उस जगह पे रुकें जहाँ पे ज्यादा रश ना हो। ये वाटरफॉल था शंकियारी डैम के बिल्कुल सामने और यहाँ से जो डैम का व्यू था इसके बाद हम रुके नारान में और नारान में थे हमें दो काम। पहला काम ये कि हमें गाड़ी में फ्यूल डलवाना था और दूसरा ये कि हमने सिरीमाला पे रुक के किया जबरदस्त किस्म का नाश्ता। सिरीमाला टिक्का हाउस आपको काफी जगह नजर आएगा, इनका टेस्ट, इनकी सर्विस सब कुछ जबरदस्त होता है। अच्छा, अगर आपको झील लालाजार, आंसू झील या फिर आपको जाना हो सैफुल मलूम तो आप इस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ करके और फिर आप ऊपर जा सकते हैं। रास्ता उस तरफ है। ये जो ऑरेंज जीप है इसके पीछे की तरफ जो एक रेड बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा ना, इधर से रास्ता है। चले जी, अब हम जाएंगे बाबूसा टॉप की तरफ और बाबूसा टॉप के बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। इसका नाम असल में बाबर टॉप था जो मुगल बादशाह बाबर के नाम पे रखा गया था। कहा जाता है कि बाबर ने 16वीं सदी में इस रास्ते का सफर किया था। वक्त के साथ बाबर का तलफ़्फ़ुज़ तब्दील होके बाबूसर हो गया और ये नाम आज भी मकबूल है। हाँ, मौसम तो गर्म है बहुत, अभी दिन में तो गर्मी है। बाबूसर दरअसल वो मकाम है जो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान है। अगर आप नारान से आगे सफ़र करें तो तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पे आपको 13,700 फीट की बुलंदी पे वाक़े ये दिलकश पहाड़ी दर्रा मिलता है जो चिलास और नारान को आपस में जोड़ता है। दिस रोड यूजुअली ओपन्स फ्रॉम जून टू मिड अक्टूबर। बर्फबारी की सूरत हाल की वजह से बाबूसर बंद हो जाता है। अब एंजॉय करते हैं लुलूसर लेक का व्यू।
क्लाउड बर्स्ट से होने वाला एक रीसेंट इंसिडेंट आपने देखा होगा, ये भी बाबूसर से चिलास के दरमियान वाले रोड पे हुआ है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी और इससे काफी जानी नुकसान हुआ है। ये तो एक नेचुरल डिजास्टर था और कहा जा रहा है कि इस हादसे से पहले कोई वेदर फोरकास्ट ऐसा नहीं था। अब हम पहुंच चुके थे बाबूसर टॉप पे और जैसा मैं सोच के आई थी मुझे ये जगह वैसी नहीं लगी। जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे ये जगह बहुत क्राउडेड थी। हाँ, अगर आपको जिप लाइन या ऐसा कोई एडवेंचर करना हो तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे नजर डालें तो बाबूसर पास कभी कदीम काफिलों की गुजरगाह हुआ करता था। ये वो रास्ता था जिसे मकामी लोग तिजारत के लिए इस्तेमाल करते थे। खास तौर पे जब कराकोरम हाईवे अभी तामीर नहीं हुई थी तब यही वाहिद रास्ता था जो कि गिलगित बल्तिस्तान को मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाता था। यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाता है। वैसे यहाँ के पकोड़े, समोसे ये सब बहुत मशहूर है। हमने सोचा हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे चिलास की तरफ। रास्ते में हमने एंजॉय किए गर्मा गर्म पकोड़े और अब बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्हें बर्फ में खेलना है तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गए थे। ये रोड थोड़ा खतरनाक है और उस पे ड्राइव करना काफी ट्रिकी है। अगर आप माहिर ड्राइवर हैं तो आप इस पे ड्राइव करें, वरना मकामी ड्राइवर्स की मदद भी हासिल की जा सकती है। रोड है जो कि बाबूसर से जा रहा है चिलास की तरफ और ये रोड ऐसा है कि बिल्कुल अगर आप इसको गूगल मैप पे भी देखेंगे तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सांप की तरह ये ऐसे बल खाता हुआ रोड है। तो ये देखिए जैसे ही हम नीचे की तरफ उतरने लगे कुछ देर बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइड यहाँ पे नजर आए। उन्होंने गाड़ियों के टायर चेक किए और जिन गाड़ियों के टायर थोड़े ज्यादा हीट अप हो गए थे उनको वहीं रुकने के लिए कहा गया। गाड़ियों के टायर्स को ठंडा करने के लिए उस पे पानी डालना बिल्कुल गलत है। 10 से 15 मिनट रुक के इंतजार करें, उसके बाद अपने सफर पे रवाना हो। कुछ खाने पीने की चीजें भी हैं, स्टॉल्स भी हैं। एक ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नजर आ रही है, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। रास्ता अब मजीद दुश्वार होने वाला था क्योंकि सफर शुरू होने वाला था अब चिलास का। सरसब्ज पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे क्योंकि इसकी जगह ले ली थी अब खुरदुरे सख्त और पथरीले पहाड़ों ने। कहते हैं कि चिलास के पहाड़ और इसका मौसम आपको वेलकम नहीं करता और ये काफी हद तक दुरुस्त भी था क्योंकि जैसे जैसे ये मकाम करीब आता जा रहा था मौसम काफी गर्म हो रहा था। चिलास दरियाए सिंध के किनारे वाक़े है। कराकोरम हाईवे पे ये वो मकाम है जहाँ शुमाल की वादियाँ और जुनूब के मैदान आपस में मिलते हैं। यहाँ से गुजरने वाले हर सयाह को एक ही एहसास होता है, ये सिर्फ सड़क नहीं एक कहानी है, पहाड़ों की, लोगों की और उनकी कुर्बानियों की। थोड़ा सा रोड मुश्किल है जो आप बाबूसर टॉप से आते हैं चिलास की तरफ, तो वो रोड जो है जो कि एक स्नेक की तरह वो रोड है वो काफ़ी मुश्किल है। उस पर ड्राइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको थोड़ा सा एहतियात से ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, जगह जगह जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसको फॉलो करते हुए आपको ड्राइव करना है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा बाकी बच्चों के साथ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, यहाँ तक का बहुत सुकून से बहुत एहतियात से गुजारा है। चिलास में हम थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि यहाँ से हमें एसकॉम की सिम लेनी थी। हर टूरिस्ट के लिए एसकॉम की सिम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके कोई भी नेटवर्क नहीं चलता पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। जब हमने सुबह नारान से स्कर्दू जाने का इरादा किया था और गूगल मैप पे टाइम देखा था तो टाइम आ रहा था तकरीबन 9 से 10 घंटे का। लेकिन अब हमें ये अंदाज़ा था कि हमें काफ़ी सफ़र अब अंधेरे में तय करना है। हमने सोचा था कि स्कर्दू तक बस चंद घंटे और होंगे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा इतने ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़, बहता हुआ दरियाए सिंध, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे पहाड़ मेरे मुंह को आ रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि इतनी ऊंची चट्टानें, हर तरफ अंधेरा। नारान की तरफ से जब हम निकले थे तो रास्ते में हमें जगह जगह आबादी, जगह जगह रोशनी, पहाड़ों पे घर नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसी पहाड़ पे कोई आबादी नहीं थी। रास्ते की असल मुश्किल ये थी कि ये रास्ते दिन के लिए बने हैं, रात के लिए नहीं। और सीरियसली इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि मैंने इस पूरे सफर के दौरान अंधेरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो पहली दफा अंधेरे में इस रोड पे ट्रैवल करने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत भयानक था। तो बस जनाब जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके हम स्कर्दू पहुंचे और अब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम पहले खाना खाएंगे और उसके बाद आराम करेंगे क्योंकि हम सब बहुत थक चुके थे। रोटी देना। होटल हमने पहले से बुक कराया हुआ था, होटल हमें ज़बरदस्त मिला था। तो जनाब ये सफ़र हमारा बहुत ही ख़तरनाक रहा, लेकिन इसे ही तो कहते हैं एडवेंचर, और किसे कहते हैं।
नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं। अगर आपने भी किया है कोई ऐसा सफर तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।